प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग ये पढ़ेंगे खास करके जब हम बच्चे जो है डिग्री कॉलेजों में जाते हैं, क्योंकि इंटर तक तो वे बच्चे जिन सब्जेक्ट को सुने भी नहीं होते हैं वही सब्जेक्ट बाद में जाकर उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले क्लास में बच्चों का अधिकांश प्रश्न यही होता है सर कि हम जो है रक्षा एवं अपराधिक अध्ययन विषय की ज़रूरत हमें क्या होगी, हम इसको क्यों पढ़ें। भाई बच्चे तो वही चाहते हैं, आज में यही है कि पढ़ाई का उद्देश्य ही है जैसे सर्विस प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना। कोई ज्ञान के लिए तो पढ़ना नहीं चाहता। अगर नौकरी शब्द को बीच से निकाल दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए शुरुआत कर रहे हैं। तो हम रक्षा एवं अपराधिक अध्ययन विषय क्यों पढ़े, खास करके विद्यार्थियों के लिए। मित्रों ये सत्य है कि जैसे एक सब्जेक्ट के रूप में है, हमारा सब्जेक्ट सैन्य विज्ञान है, तो पहले हम लोग सोचते हैं कि इसका फौज में, मिलिट्री में इसकी कोई विशेष वरीयता होगी। विशेष वरीयता इसमें ऐसा कुछ नहीं है। विशेष वरीयता जो भी है, जैसे एक सिर्फ एमए करने के बाद जैसे कहीं कहीं स्थानों पर, बाकी एक विषय की तरह ये भी है, सामान्य विषय की तरह। जहाँ पर विषय की अनिवार्यता लागू ना हो वहाँ पर ये विषय एक सामान्य विषय की तरह कार्य करेगा, और जहाँ पर प्रतिबंध है वहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र में इस विषय का महत्व कम है या ज़्यादा है, ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। तो फिलहाल हम जो सामान्य तरीके बता रहे हैं मित्रों, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके कारण हमारा ये विषय लाभदायक है। खास करके पहला जो कारण हमने बताया है, अन्य विषयों के मुकाबले थोड़े से मेहनत में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। ये बात सत्य है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सैन्य विज्ञान या रक्षा एवं अपराधिक अध्ययन बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, जो बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है। तो बच्चे अगर अन्य सब्जेक्टों में जहाँ रटने वाली बात होगी, अन्य सब्जेक्टों में बच्चे रट कर उतना नंबर नहीं पा सकते, अंक नहीं प्राप्त कर सकते जितना अंक जो है बच्चे इसमें थोड़ी सी मेहनत करके इसके जो है कॉन्सेप्ट को समझ कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य विषयों के मुकाबले थोड़े से मेहनत से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए बच्चों को ये सब्जेक्ट रुचिकर होता है या पढ़ते हैं। दूसरा है, एक रुचिकर विषय होने के कारण आकर्षण का केंद्र है। रुचिकर इसलिए है मित्रों कि इसमें हम लोग युद्ध कला पढ़ते हैं। युद्ध कला, मारपीट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। देश विदेश की जानकारी हम लोग पढ़ते हैं। वैसे भी लड़ाई और मारपीट की घटना देखने और सुनने में रुचिकर होती भी है, तो पढ़ने में भी ऐसा लगता है कि जैसे लड़ाई किन के बीच में हुई, कौन जीता कौन हारा, कौन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, कौन जीतने वाले ने क्या हथियार कैसा था, कितनी सेनाएं थी, ये चीज़ें जो हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग फिल्मों में भी, खास करके सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन फिल्मों में भी खास करके जब मारपीट देखते हैं, कोई कम सैनिकों में कोई अकेला व्यक्ति दसियों की पिटाई कर देता है, तो हम लोग और भी अच्छा लगता है, देखिए अकेला व्यक्ति कितना पावरफुल है। तो ऐसे लड़ाई में भी हम लोग उन्हीं युद्धों को पढ़ते हैं इसमें जहां कम सैनिकों द्वारा बड़ी सेनाओं पर विजय प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो वह एक प्रकार से हम लोगों के लिए रुचिकर भी होता है, और हम लोग जानने के लिए उसको थोड़ा सा, युद्ध कलाओं को जानने के लिए कि ये अकेला, ये कम सैनिक वाले कैसे जीत गए, कौन सी युद्ध कला इन्होंने अपनाई। ठीक है मित्रों, तो एक रुचिकर होता है ये। अगला है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मित्रों ये सत्य है कि हमारा यह सब्जेक्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की जानकारी हमें देता है, चाहे समसामयिकी हो या फिर जो है प्राचीन काल में संयुक्त राष्ट्र संघ हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो, या विश्व में होने वाले परिवर्तन हो, कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ था। तो बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जानकारी ऐसे पूछे जाते हैं जो कि सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी जानकारी हमारे इस सब्जेक्ट से प्राप्त होती है। अगला है, सुरक्षा मामलों में स्वतंत्र सोच विकसित करने के लिए। मित्रों सुरक्षा मामले की बात आप ले लीजिए, तो सुरक्षा मामले में यही है कि अगर हम इस विषय में पढ़ते हैं तो परिसमय और परिस्थितियों के अनुरूप बहुत सारी चीज़ें, अगर हम इसको माइंड रूप से एकाग्र होकर हमने अध्ययन किया है सैन्य विज्ञान का, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे स्वयं अपने मन से सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे मन में स्वयं ही आ जाएगा कि ये परिस्थितियों में ये चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो यानी अपनी एक स्वतंत्र सोच विकसित होगी सुरक्षा मामलों में। वही सुरक्षा मामला केवल राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है मित्रों, अगर आप व्यक्तिगत रूप से भी कहीं परेशान होते हैं अपने घरेलू उलझनों के कारण भी, तो हमारा ये सब्जेक्ट आपको अपने उलझनों से भी निकालता है। क्योंकि बहुत से लड़ाइयों के मैदान में, बहुत से विकास कार्य में
ये देखा जाता है कि किस जो है सेनाध्यक्ष ने, किस व्यक्ति ने किस परिस्थितियों में कितने धैर्य का परिचय दिया है। तो ऐसे सुरक्षा मामलों में भी अपनी एक अलग सोच होगी अगर हम इस विषय को अगर हम गंभीरता से अध्ययन करेंगे तब। ठीक है मित्रों, क्योंकि कल को देखकर हम आज की कल्पना करते हैं, कल को देखकर यानी बीते गए कल को देखकर जो हम आज देख रहे हैं वही आज को देखकर हम भविष्य की कल्पना करेंगे कि कैसे परिवर्तन कल से आज में हुआ और आज से आने वाले कल में कैसा परिवर्तन होगा। अगला है, वह सभी नौकरियां इसको पढ़ने से मिलेंगी जिसमें व्यक्तिगत विषय का कोई प्रतिबंध ना हो। मित्रों बाकी एक सब्जेक्ट है, अगर आपने है कि विषय जहाँ पर ये मान्यता ये जो है योग्यता है कि इसमें कोई भी स्नातक व्यक्ति फॉर्म भर सकता है तो भर सकता है। कहीं पर मेरिट सिलेक्शन की बात आ गई नंबर पे, तो नंबर अपना सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर देने वाला विषय है ही। ठीक है, अभी तक होता था 50 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होता था मित्रों, अब तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया है। अब तो नंबर और भी ज़्यादा इसमें मिलने की संभावना है। ठीक है, अगला 6वां नंबर है, यदि संबंधित विषय का गहन अध्ययन आपने कर लिया तो बहुत से प्रश्नों का उत्तर बिना पढ़े आप अपने विवेक से दे सकते हैं। मित्रों वही चीज़ है जो 4थे नंबर पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपने अध्ययन ढंग से किया है तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपके ज़मीन पर हो, आपके जबान पर होगा। क्योंकि आप देखे होंगे, आप पढ़ेंगे होंगे, अगर आपने सैन्य अध्ययन और विचारकों के बारे में पढ़ा है तो ये आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण और सफल राजनेता या सैन्य नेता या सेनाध्यक्ष किन परिस्थितियों में इन्हें किस प्रकार की नीतियों को अपनाया है। अगला है, अध्यापकों की नौकरी प्राप्त करना। मित्रों वर्तमान समय में भारत में केवल टीजीटी का मतलब होता है कक्षा और 9-10 को पढ़ाने वाला अध्यापक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर माना जाता है इसको, को छोड़कर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, इंटरमीडिएट, डिग्री वाले सभी अध्यापक आप जो है अन्य विषयों के समान इसे भी पढ़ने से बन सकते हैं। अभी टीजीटी में थोड़ा सी दिक्कत ये रह रही है मित्रों कि कक्षा 9 और 10 में अपने सब्जेक्ट को रखा नहीं गया है, लेकिन जब रखा जाएगा तो शायद इसके टीचर्स आपको मिलेंगे नहीं। तो इसीलिए कक्षा और 9-10 में जो है अभी सब्जेक्ट को पढ़ाने में थोड़ा सी दुविधा है, क्योंकि कक्षा 9 और 10 में मिलिट्री साइंस नहीं है तो अपने सब्जेक्ट का इस टीजीटी से कोई विशेष मतलब भी नहीं है। बाकी रही बात प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता सब्जेक्टों का। इंटरमीडिएट की बात ले लीजिए तो इंटरमीडिएट में जिन कॉलेजों में है अपना सब्जेक्ट उन कॉलेजों में आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या प्रवक्ता बन सकते हैं। ऐसे कंडीशन डिग्री कॉलेजों में भी है, जिन कॉलेजों में है उसमें आप प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, 8वां नंबर है, विभिन्न प्रकार की युद्ध कला एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी प्राप्त करने के लिए। मित्रों वो चीज़ वही है, युद्ध कलाओं में जितने भी हम युद्ध पढ़ते हैं खास करके इनमें वही युद्ध रखे जाते हैं जिसमें छोटी सेनाओं द्वारा बड़ी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर दिया। मित्रों ये बात सत्य है, आपको हमने बताया भी था कि भाई बड़ी सेनाओं द्वारा छोटे राष्ट्रों पर विजय अगर प्राप्त करना है तो उसमें कौन सी युद्ध कला है? कोई युद्ध कला नहीं है। अरे 10 लोग मिलकर अगर एक व्यक्ति को आप मार देते हो तो क्या कोई बड़ा काम कर देते हो? नहीं। एक अकेला व्यक्ति अगर जो है 10 की पिटाई कर दे तो हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति जो है प्रमुख, वो व्यक्ति महान है, जिसमें 10 व्यक्तियों को मारने की क्षमता है। तो वहीं पर यहाँ देखते हैं हम लोग उन सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं, उन युद्धों का अध्ययन करते हैं जिसमें छोटी सेनाओं ने बड़ी सेनाओं को पराजित किया है। तो ये देखते हैं कि बताइए बाबर ने 14,000 की फौज लेकर इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को पराजित कर दिया, जिसमें 200 और 1,000 हाथियां भी थी। बाकी उसके 14,000 सैनिक के हाथियों के सामने भी कुछ नहीं थे। तो ऐसे ही अंग्रेजों के पास ज़्यादातर बड़ी छोटी सेनाएं होती थी। तो ये चीज़ देखते हैं कि उनकी सेनाओं की कार्यकुशलता किस प्रकार है। सेनाओं में कार्यकुशलता है या सेनाएं केवल एक भीड़ की तरह केवल गिनती में अधिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला है 9वां नंबर, इस विषय से पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले नौजवान एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी में अधिकारी बनने के पात्र है। मित्रों ये भी सत्य है, अगर आपने पीजी कर लिया है तो आप लोगों के लिए एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी में अधिकारी बनने का एक वैकेंसी आती है। आप उसमें वही बच्चे भर्ती होंगे जिन्होंने सैन्य विज्ञान से पीजी किया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग इसको पता कर लीजिएगा कि हमने एक आध बार देखा था उसमें डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पीजी मांगा था,
अभी कब निकलता है इफ हमको कंफर्म नहीं है मित्रों, नहीं तो हम कंफर्म कर देते अभी और इसी वक्त। 10वां नंबर है फेना के तीनों अंगों में भर्ती होने के बाद अधिक कुशल और वरीयता प्राप्त करना। मित्रों ये सत्य है, अगर अधिकारियों के रूप में आप भर्ती हो जाते हैं तो उसमें अगर मिलिट्री साइंस को वरीयता अधिक दी जाती है, क्योंकि इसमें भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं विश्वविद्यालयों में जो कि सेना में मेजर, कैप्टन, कर्नल होने के बाद भी वे स्टूडेंट के रूप में विश्वविद्यालयों में पीजी करने के लिए आते हैं, पीजी भी करने आते हैं, यहाँ तक कि रिसर्च भी करने आते हैं, और उनको सैन्य विभाग सेना के विभाग जो होता है वो उनको उतने दिनों के लिए छुट्टी अप्लाई कर देता है। इसलिए ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण तो है ही भाई। बाकी अन्य सब्जेक्टों में, अन्य किसी जो है नौकरियों में ऐसा नहीं है कि आप जाइए और 2 वर्ष पढ़ कर तब आइए, जबकि सेना ये मिलिट्री साइंस विषय ऐसा विषय है कि जिसको पढ़ने वाले मेजर, कैप्टन, ब्रिगेडियर, कर्नल ये सब जो हैं आते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात ले लीजिए, वहाँ पर हम लोगों के समय तक लगभग वही 2000 तक, तो हमने 2000 में पीजी किया हुआ है, तो वहाँ पर कंडीशन ये थी कि कुल सीटें 20 होती थी, जिसमें 15 सामान्य स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए और 5 सीट फौजियों के लिए होती थी जो सेना से आते थे। अगर कोई फौजी नहीं आया तो उसकी सीट खाली छोड़ दी जाएगी, उस पर अन्य सामान्य स्टूडेंट की नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो विश्वविद्यालयों में कुछ सीटें होती हैं पीजी करने के लिए जो कि सेना वालों के लिए रिजर्व होती हैं और वो आते भी हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर है विभिन्न प्रकार के रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करना एवं रिसर्च करना। मित्रों ये जो है यूजीसी और ICFR जो है द्वारा रिसर्च फेलोशिप दिया जाता है, चाहे PhD वाला हो, चाहे PDF हो, चाहे सीनियर फेलोशिप हो, चाहे मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट हो, जूनियर रिसर्च प्रोजेक्ट हो, तो ये सब चीज़ों पे फेलोशिप दिया जाता है और ये रिसर्च के काम भी करने पड़ते हैं, इसमें रिसर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए 12 नंबर क्या है, अब देख सकते हैं PCF जैसी परीक्षाओं में अधिकांश विद्यार्थी रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय का चुनाव करने वाले ही सफल होते थे। वर्तमान में इस विषय को PCF से निकाल दिया गया है, लेकिन संभव है कि शीघ्र ही शामिल भी कर दिया जाए। मित्रों जहां हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को जहां हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं पर गवर्नमेंट देखिए एक बार इस सब्जेक्ट का टांग फिर पीछे खींच रही है गवर्नमेंट। ऐसा क्यों? जबकि PCF में ज़्यादा सफल वही विद्यार्थी होते थे जिन्होंने रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय का चुनाव किया है मेन में। अभी तक फिलहाल ये मेन में था, प्री में नहीं था, लेकिन अब की कंडीशन हो गई है इसको मेन पे भी निकाल दिया गया है। अब ठीक है, सरकार की मंशा है, निकाल दे नहीं लुप्त कर दे, ये तो उसकी मर्जी है। ठीक है, बाकी अपना सब्जेक्ट जो है रुचिकर भी है, अधिक अंक देने वाला भी है। अब बाकी मित्रों एक बात ये सत्य है कि हमारे देश में अगर नौकरी नहीं मिलना है तो आप चाहे जो सब्जेक्ट लेकर पढ़िए, वही मिलना है तो नहीं मिलना है। मिलना है तो जो बच्चा हाई स्कूल पास होने के बाद जो है अगर उसको किस्मत भाग्य में नौकरी लिखी है तो नौकरी उस समय उसको मिल भी जाती है। ठीक है, भाग्य को हम महत्व इसलिए बहुत नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेहनत के ऊपर आधारित है। ठीक है, बाकी एक इसको अगर आपको अध्ययन करना है तो एक सब्जेक्ट मानकर ही आप अध्ययन कीजिए। ठीक है, वो बच्चे अध्ययन करेंगे जिनको TGT की नौकरी नहीं करना है, जिनको TGT में जाना है। मित्रों आप लोग भले ही आप कम्बिनेशन भी ले लीजिएगा, लेकिन फाइनल में आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीएड में अगर कम्बिनेशन नहीं होगा आपका तो आप जो है क्या बोलते हैं आप ये TGT की परीक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बाकी हम जिस लायक हमारा सब्जेक्ट था हमने बता दिया, और इसकी आवश्यकता कितनी है इसके पहले के अध्यायों में, पहले के वीडियो में हमने बताया भी है। इसकी ज़रूरत क्या है, इसका लाभ क्या है, ये विषय हमको पढ़ना क्यों चाहिए, हमारे ही कहीं किसी राष्ट्र को पढ़ना क्यों चाहिए। ठीक है, बाकी पढ़िए लिखिए मस्त रहिए, और कोई अगर कोई बात होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।